जय हिंद दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जैव विविधता के संरक्षण की। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम भारत में राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व जैसी चीजों पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके एनवायरमेंट सीरीज की 11वीं वीडियो है। इससे पहले जो हमने 10 वीडियोस बनाई, उस पर आपका एक पॉजिटिव रिस्पांस देकर मैं बहुत खुश हुआ और मोटिवेट हुआ आपकी पूरी क्लास कंप्लीट करने के लिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस चैनल पर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, जिसमें संपूर्ण एनवायरमेंट का कोर्स हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। और दोस्तों, ये वीडियोस आपके लिए मुख्य रूप से यूपीएससी और जो तमाम स्टेट पीसीएस हैं जिनमें एनवायरमेंट आता है, उसके लिए लाभदायक है ही। साथ ही टेट जैसे यूपी टेट होता है, और भी जो भी टीचिंग एग्जाम्स हैं जहां एनवायरमेंट पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियोस को जरूर देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि वहां पर रिसेंटली चैनल पर शेयर वीडियोस के लिंक लगाए गए हैं। साथ ही हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है कंपटीशन वॉर का, उसका भी लिंक प्रोवाइडेड है, और हमारे ट्विटर हैंडल एक्स का भी लिंक प्रोवाइडेड है। जाकर के ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, आइए जैव विविधता के संरक्षण से रिलेटेड जो हमारा आज का टॉपिक है उसे प्रारंभ करते हैं, और देखते हैं कि भारत में जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए क्या कुछ नीतियां अपनाई गई हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि तमाम खतरे जैव विविधता के क्षरण की तरफ इशारा कर रहे हैं। चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो या मानव द्वारा जैविक संसाधनों का अंधाधुंध उपभोग हो, चाहे वो जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, या तमाम प्रकार की जो जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने वाली प्रॉब्लम्स हो, उन सब से जैव विविधता बुरी तरह ह्रास की स्थिति में पहुंच रही है। और दोस्तों, जैव विविधता ह्रास होती है तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है वहां के जीवों का, क्योंकि उनका हैबिटेट, उनका जो नेचुरल हैबिटेट होता है, आवास होता है, वो नष्ट हो जाता है, जिससे वो प्रजातियां संकट में घिर जाती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, दुनिया के देशों ने जैव विविधता को संरक्षण करने के लिए 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरिया में एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसको आप सब जानते हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से हम जानते हैं पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, इसको अर्थ समिट भी कहा जाता है, आप सब जानते हैं। इसमें दोस्तों पृथ्वी सम्मेलन के अंदर जो है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी इसको कहा गया, यानी कि जैव विविधता से रिलेटेड ये सम्मेलन था, जिसे हम क्या कहते हैं, CBD। और इस सम्मेलन के अंदर बाकायदा एक प्रोफार्मा जो है कि जैव विविधता के संरक्षण और इसके सभी घटकों के सतत उपयोग और आनुवंशिक संसाधनों के इस्तेमाल से होने वाले लाभों को एक समान और निष्पक्ष वितरण के लिए एक प्रोफार्मा प्रोवाइड कराया गया दुनिया के सामने। साथ ही दोस्तों, 1992 के इस पृथ्वी समिट को ध्यान में रखते हुए, इसके CBD कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए, भारत ने भी, जो हमारा देश है, भारत ने भी दोस्तों CBD के अनुसमर्थन के लिए एक कदम आगे बढ़ाया। 18 फरवरी के दिन साल 1994 को, जब भारत ने CBD का क्या कर दिया, अनुसमर्थन कर दिया, यानी कि भारत ने ऑफिशियली घोषित किया कि जैव विविधता को बचाने के लिए हम भी दुनिया के साथ हैं। ठीक है, तो CBD समझौते पर भारत ने 1994 में हस्ताक्षर कर दिया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए भारत ने CBD कन्वेंशन की प्रतिबद्धता को निभाने के लिए सन 2002 में, इसको पहले इरेज कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, और हम आपको समझाते हैं कि भारत ने सन 2002 में भारत ने जैव विविधता को लेकर के जैव विविधता अधिनियम भी पारित किया। ठीक है, जैव विविधता अधिनियम भारत ने बनाया सन 2002 में। और उसके बाद दोस्तों, भारत ने सन 2008 से लेकर के 12 तक
2008 से लेकर के सन 2008 से लेकर के सन 2014 तक के लिए एक जैव विविधता के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना को अपनाया। तो पहली राष्ट्रीय कार्य योजना की प्रतिबद्धता अवधि आप लोग याद रखिएगा, जैव विविधता से रिलेटेड जो भारत ने अपनाया वो सन 2008 से 2014 तक थी। ये पहली प्रतिबद्धता अवधि थी। उसके बाद ये दोस्तों 6 वर्ष के लिए अपनाई गई। इसके बाद 2014 से लेकर के 2020 तक जो है 2020 तक राष्ट्रीय कार्य योजना जो हमारी अपनाई गई, राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना की ये दूसरी अवधि थी। भारत ने इन दोनों अवधियों में जैव विविधता के संरक्षण के लिए तमाम प्रयास किए और इन दोनों अवधियों के लिए भारत ने समग्रता पूर्वक 20 राष्ट्रीय लक्ष्यों को अपनाया और उसमें एक परिशिष्ट भी जोड़ा। इस प्रकार दोस्तों भारत ने वैधानिक और व्यक्तिगत सहयोग के द्वारा जैव विविधता संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम अपने देश में उठाए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए दुनिया के देशों द्वारा कब पहली बार प्रयास किया गया, उसके बाद दोस्तों भारत इस लीग में कब शामिल हुआ। आई होप आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप सब जानते हैं कि जैव विविधता से रिलेटेड पिछली हमारी 2-3 क्लासों में हमने जैव विविधता का क्षरण, जैव विविधता को क्यों खतरा होता है, उसको बचाए जाने की क्या आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है, और भी तमाम चीजें जो हमारी बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड हो सकती थी इस टॉपिक से, वो हमने डिस्कस किया। अब दोस्तों हम थोड़ा सा इसमें एक कदम और आगे बढ़ करके हम समझने का प्रयास करते हैं कि जैव विविधता के संरक्षण के उपाय क्या किए जाते हैं देशों द्वारा और भारत में खास करके ये क्या उपाय किए गए हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं प्रोटेक्टेड एरिया यानी कि संरक्षित क्षेत्र ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझने का आप प्रयास करिए। देखिए प्रोटेक्टेड एरिया यानी ये जो है संरक्षित क्षेत्र वह भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसमें विशेष रूप से प्राकृतिक संसाधनों, जैव विविधता, चाहे उसमें वनस्पति हो या जीव जंतु, पारिस्थितिक तंत्र और पारंपरिक सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए निर्धारित, घोषित और प्रबंधित किया जाता है। जो क्षेत्र जो है उसे हम प्रोटेक्टेड एरिया या संरक्षित क्षेत्र जानते हैं। दोस्तों संरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या होता है आप समझिए, इंपॉर्टेंट है ये चीज, आपसे एग्जाम वगैरह में पूछी जाएगी। दोस्तों पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। साथ ही संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए हम प्रोटेक्टेड एरियाज की अवधारणा को अपनाते हैं। दोस्तों प्रोटेक्टेड एरियाज का महत्व क्या है आप समझिए। तो पहला ये है, ध्यान में रखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का संरक्षण करना। दूसरा जलवायु परिवर्तन से निपटना। तीसरा वन्य जीवों की अवैध तस्करी पर नियंत्रण और पारंपरिक ज्ञान की रक्षा करना। ये आपके संरक्षित क्षेत्र बनाने के पीछे का महत्व और उद्देश्य है। आई होप आपको प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। दोस्तों जो प्रोटेक्टेड एरिया होता है उसके अंतर्गत किन क्षेत्रों को शामिल करने या संरक्षण करने की आवश्यकता होती है उसको हम 5 पॉइंट में समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला हमारा जो पॉइंट है आप ध्यानपूर्वक समझिएगा, उन सभी प्रकार की प्रजातियों, ठीक है, उन, ध्यान रखिएगा इस लाइन को, उन सभी प्रकार की क्या है प्रजातियों को शामिल किया जाता है। उन सभी प्रकार की प्रजातियों को संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है जिनसे क्या है भोजन, ठीक है, जिनसे भोजन और लकड़ी, ठीक है, भोजन, लकड़ी आदि प्राप्त होती है। जीवन जीने के लिए उत्तरदायी कृषि प्रजातियों, जानवरों एवं लाभदायक जीवाणुओं को संरक्षित करने की आवश्यकता होती है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत किन चीजों के संरक्षण की आवश्यकता होती है। तो आई होप पहला पॉइंट संरक्षित क्षेत्र में आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि ऐसी आवश्यक जीवों की पहचान करना जिनका क्या है आर्थिक, ठीक है, आर्थिक और जो है कि ध्यान में रखिएगा सामाजिक महत्व, आर्थिक और सामाजिक महत्व, ध्यान में रखिएगा। ऐसे जीवों की पहचान करना जिनका सामाजिक और आर्थिक महत्व हो उन्हें क्या करिए आप संरक्षित कर दीजिए। और हमारा तीसरा पॉइंट है कि वन्य जीवों के
वन्य जीवों के शिकार, जो वन्य जीवों का अवैध रूप से शिकार होता है उसे रोकना, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, उसे रोकना, ठीक है। और भविष्य में उसे शिकार न होने देना, इसके लिए क्या करते हैं, कैसे रोकते हैं, तो हम क्या करते हैं, कानून बना करके उसे रोकते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। एंड तीसरी बात है पर्यावरणीय, जो हमारा पर्यावरणीय प्रदूषण है, पर्यावरणीय प्रदूषण है उसे रोका जाना आवश्यक है। प्रदूषण के बढ़ने से दोस्तों उसी के कारण जो है समुद्री पारितंत्र हो, चाहे हम आप देख सकते हैं समुद्री पारितंत्र हो, ठीक है, या हो स्थलीय पारितंत्र, समुद्री या स्थलीय दोनों तरह के पारितंत्र को अत्यधिक प्रजातियां इन पारितंत्रों से विलुप्त हो रही हैं, किस कारण, पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण, ठीक है। और इन विलुप्त हो रहे प्रजातियों के समुदाय को विलुप्ति से बचाने के लिए इनका संरक्षण आवश्यक होता है, इसलिए हम प्रोटेक्टेड एरियाज में जो है प्रोटेक्टेड एरियाज की अवधारणा को अपनाते हैं। एंड पांचवा और अंतिम पॉइंट ये है कि जैव विविधता के संरक्षित करने के लिए क्षेत्रों का सही क्रम में विकास करिए। जो जैव विविधता संरक्षण के लिए आवश्यक क्षेत्र हैं, क्षेत्रों का क्या करिए आप, सही क्रम में उनका क्या करिए, विकास करिए, ठीक है, क्या करिए, विकास करिए। दोस्तों पेन थोड़ा सा रुक रुक के चलती है, तो आप लोग समझने के लिए इतना तो मैं लिख देता हूं और बोल देता हूं कि आपको अच्छे तरह से हर एक चीज समझ में आ जाती होगी, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आपको लिख कर भी थोड़ा स्पष्टता से बताने का प्रयास करूं। तो आई होप आपको संरक्षित क्षेत्र समझ में आया होगा, साथ ही संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत किन चीजों के संरक्षण की आवश्यकता होती है, ये बात आपको अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा हम आगे बढ़ चलते हैं कि जैव विविधता के संरक्षण के हम क्या करते हैं, उपाय क्या करते हैं, उपाय हमारे क्या हैं, जैव विविधता के संरक्षण के जो हमारे उपाय हैं उनकी विधियों पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या है, उपाय है, उपाय, तो उपाय के लिए हम दो विधियों को अपनाते हैं। एक है हमारे प्राकृतिक आवासों में संरक्षण के लिए, जिसे हम कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन, और दूसरा है हमारा, पहला ये आप नाम दे दीजिए और दूसरा दे दीजिए ये है एक्स सीटू यानी कि स्थानांतरित संरक्षण। इसको आप कहते हैं स्वस्थानीय, ध्यान रखिएगा, स्वस्थानीय संरक्षण, ठीक है, स्वस्थानीय, और इसे आप कहते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण, ठीक है, बाह्य स्थानीय। क्योंकि बाह्य स्थानीय और स्वस्थानीय मैं इसलिए लिख दे रहा हूं क्योंकि आपसे एग्जाम के अंदर कई बार इस तरह से सवाल पूछा जाता है कि जो वनस्पतिक उद्यान या बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं वो जैव विविधता के संरक्षण की स्वस्थानीय प्रक्रिया है या फिर बाह्य स्थानीय, और आप पजल ना हो इसके लिए पूरा हमने क्लासिफिकेशन कर दिया है सभी चीजों का। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक आवासों का संरक्षण जो करते हैं इन सीटू यानी कि स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत कौन सी विधियां बनाते हैं हम उसे हम समझ लेते हैं। तो हम इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान स्थापित करते हैं, वन्यजीव अभयारण्य बनाते हैं, साथ ही बायोस्फीयर रिजर्व की घोषणा करते हैं, पवित्र उपवन एवं झीलों को प्रोटेक्ट करते हैं, साथ ही सामुदायिक आगार और संरक्षण आगार जैसी विधियों को हम इसके अंतर्गत अपनाते हैं। और दूसरी तरफ हम वही स्थानांतरण यानी कि एक्स सीटू कंजर्वेशन यानी कि बाह्य स्थानीय की बात करें तो इसमें हम दो तरह की विधियों को अपनाते हैं। पहला है जीन बैंक, बीज बैंक, जीन बैंक या क्रायो प्रिजर्वेशन, जो कि निम्न तापीय संरक्षण होता है जिसमें नाइट्रोजन का यूज करके, तरल नाइट्रोजन का यूज करके आनुवंशिक पदार्थों को, जीवों के आनुवंशिक पदार्थों को हम जो है कि संरक्षित करते हैं लंबे समय के लिए। और नेक्स्ट दूसरी विधि में हम वनस्पतिक उद्यान यानी कि बोटेनिकल गार्डन बनाते हैं, वृक्ष उद्यान बनाते हैं, जंतु उद्यान बनाते हैं, और हमारे जो चिड़िया घर होते हैं वो बनाते हैं, जिसमें हम कृत्रिम तरीके से जीवों को जिलाने की, उनकी जैव विविधता को संरक्षित करने का प्रयास करते हैं। तो आई होप आपको जैव विविधता संरक्षण के दोनों प्रकार बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय, ठीक है, यानी कि इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। तो आइए अब एक एक करके सभी विधियों पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे राष्ट्रीय उद्यानों को, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यानों को घोषित कैसे किया जाता है,
इस बारे में हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं और राष्ट्रीय उद्यानों से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स आएंगे, कंटेंट आएंगे, उनको हम बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की शक्ति किसे है? राज्य सरकार के पास, ठीक है। और ये शक्ति उसे कौन देता है? भारत का भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसकी एक धारा है, धारा नंबर 35। इसके अंतर्गत राज्य सरकारों को ये शक्ति दी गई है कि वे अपने किसी एरिया को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही दोस्तों इसमें केंद्र सरकार की सहमति से राज्य सरकार किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। तो इस लाइन का मतलब ये समझिएगा कि राज्यों के पास तो ये घोषित करने की शक्ति है, लेकिन इसमें क्या है? केंद्र सरकार की भी सहमति होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि वह क्षेत्र वन्यजीवों और उनके पर्यायवास के संरक्षण के लिए उपयुक्त है तो केंद्र सरकार सहमति देती है राज्यों को कि आप अमुक एरिया को राष्ट्रीय उद्यान क्या करिए? घोषित कर दीजिए। और राष्ट्रीय उद्यान की यहाँ पर तस्वीर आपको दिख रही है और गाड़ी से सफारी, वन सफारी करते लोगों को देख करके आपको ये समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि राष्ट्रीय उद्यानों में सफारी करने की अनुमति होती है। किन चीजों की अनुमति होती है राष्ट्रीय उद्यानों के अंदर, नेशनल पार्क्स के अंदर? किन चीजों की नहीं? आइए थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यानों में मानवीय गतिविधियों, जिनमें कृषि, चराई, शिकार, लकड़ी काटना या अन्य व्यवसायिक जो उपयोग हैं वो पूर्णतः क्या है? प्रतिबंधित हैं। ध्यान में रखिएगा। यहाँ केवल क्या हो सकता है? अनुसंधान हो सकता है, पर्यटन हो सकता है, जो हम वाइल्ड लाइफ सफारीज करते हैं। साथ ही एजुकेशन से संबंधित अगर मुझे कोई रिसर्च वगैरह करनी है राष्ट्रीय उद्यानों में तो हम वहां जा सकते हैं। सीमित उद्देश्य से ही प्रवेश संभव है, ठीक है। सीमित उद्देश्य से प्रवेश की अनुमति है, लेकिन किसकी अनुमति चाहिए आपको? वन विभाग की अनुमति से ही आप यहाँ पर जा सकते हैं। आई होप आपको राष्ट्रीय उद्यानों के ये जो महत्वपूर्ण बातें होंगी समझ में अभी तक आ रही होंगी। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसकी और क्या प्रक्रिया होती है। तो इसके लिए आपको प्रवेश शुल्क देना पड़ता है, यानी कि आप अगर भारत के किसी राष्ट्रीय उद्यान में जा रहे हैं तो उसके लिए बाकायदा आप शुल्क जो है चुकता करके उसके बाद ही जो है राष्ट्रीय उद्यानों के अंदर एंटर कर सकते हैं, चाहे वो सफारी के उद्देश्य से जा रहे हो या फिर आप कोई शोध या अनुसंधान करने जा रहे हो, ठीक है। एक गाइड आपको मिलेगा, क्योंकि अनिवार्यता है वहां पर जो है कि वाइल्ड टाइप के एनिमल होते हैं जैसे टाइगर्स वगैरह जो कि आपके ऊपर हमला कर सकते हैं। ऐसे समय में एक गाइड, सुरक्षा अधिकारी आपके साथ होता है, ठीक है। समय सीमा होती है, यानी कि एक लिमिटेड टाइम के लिए ही आप जो है जंगल के अंदर प्रवेश करते हैं, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर प्रवेश करते हैं और कुछ शर्तों के साथ भी प्रवेश करते हैं, जिससे शर्तें इसलिए लगाई जाती हैं आपके ऊपर कि आप पर्यावरणीय दबाव को कम से कम रखा जा सके, न्यूनतम रखा जा सके, ताकि जो है कि वन्य जीवों के क्षेत्र में मानवीय गतिविधियां जो है अधिक ना बढ़े, जिससे वन्य जीव बुरी तरह से प्रभावित हो, ठीक है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए नेशनल पार्क्स के अंदर उपयुक्त जो है नियम जो है लगाए जाते हैं। तो आई होप आपको राष्ट्रीय उद्यान अच्छे से समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं फैक्ट की तरफ चलते हैं कि नेशनल पार्क्स यानी कि राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित फैक्ट्स हमारे क्या होंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला तो फैक्ट यही है कि भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो कुल मिलाकर के 106 राष्ट्रीय उद्यान अभी तक 2025 की स्थिति के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, जो कि इतना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को जो है कि कवर करते हैं, जो कि भारत के कुल जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका कितना है? 1.35%। भारत के राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण में क्या करते हैं? मदद करते हैं। यदि राष्ट्रीय उद्यान है तो इन चीजों का संरक्षण वहां पर होता है। और दोस्तों पीटी फैक्ट की बात करें तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान याद रखना चाहिए आपको, इसे हैली नेशनल पार्क कहा जाता था, अब इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहा जाता है, जो कि 1936 में स्थापित किया गया जिम ओ नेल द्वारा। और ये दोस्तों अभी जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित ये नेशनल पार्क है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। सबसे पुराना नेशनल पार्क है, सबसे पहला नेशनल पार्क है, ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क आपको याद रखना चाहिए हेमिस हाई है, ये लद्दाख के अंदर पाया जाता है, जो कि भारत का एक यूनियन टेरिटरी है, ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान,
ये दोस्तों साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है, जो कि भारत के एक और केंद्र शासित प्रदेश आइलैंड जो अंडमान निकोबार है हमारा बे ऑफ बंगाल के अंदर, वहां पर स्थित है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों टाइगर रिजर्व घोषित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो ध्यान में रखिएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा एकमात्र फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर अभी तक पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तैरता हुआ नेशनल पार्क कैसे, क्यों, इसका नाम है दोस्तों केबुल लामझाओ नेशनल पार्क। ये मणिपुर की लोकटक झील के अंदर है, ध्यान में रखिएगा, जो लोकटक झील है मणिपुर की वहां पर है। और इस लोकटक झील के ऊपर जो वनस्पति पाई जाती है उसका नाम है, क्या नाम है, फुमडी। और फुमडियों पर इस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर चलता है एक जीव जिसका नाम है थामिन। थामिन, या हम इसे संगाई भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम संगाई भी बोलते हैं। संगाई या थामिन मृग होता है, डियर होता है। ठीक है, ये जब इन फुमडी यानी कि लोकटक झील की वनस्पतियों पर ये जो थामिन डियर चलता है, तो ये क्योंकि फ्लोटिंग है वनस्पतियां, जब वनस्पतियां ऊपर नीचे होती हैं तो ऐसा लगता है ये थामिन मृग जो है यहाँ पर डांस कर रहा है, इसलिए इसको डांसिंग डियर भी कहा जाता है। तो इतना फैक्ट आप लोगों को केबुल लामझाओ नेशनल पार्क के बारे में याद रखना है, ये मणिपुर में स्थित है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है दोस्तों भारत का टाइगर स्टेट किस राज्य को कहा जाता है। ये एग्जाम में सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान भी है और दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा टाइगर भी पाए जाते हैं आबादी के लिहाज से। और नेक्स्ट फैक्ट आपको याद रखना चाहिए, एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास कहाँ है, तो ये है गिर नेशनल पार्क, जो आपके गुजरात में स्थित है, ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यानों वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है, इसमें 12 राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान में आपको रखना है। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित जो एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है वह है किन राष्ट्रीय उद्यानों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया है। तो आप लोग यहाँ पर ये लिस्ट जो है ध्यान पूर्वक देखेंगे। लिस्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, मानस असम में है, काजीरंगा भी असम में है, ध्यान में रखिएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, नंदा देवी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में हो, और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, वेस्ट बंगाल के अंदर, यानी कि WB के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, ध्यान में रखिएगा। इन राष्ट्रीय उद्यानों को यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किया है। तो आई होप आपको जो राष्ट्रीय उद्यान है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। अब यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान जो भी राज्यवार हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, क्योंकि उन सभी राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभ्यारण्यों, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं, हमारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं, आर्द्रभूमियां हैं, जितनी भी भारत में है राज्यवार, टोटल की एक इंडेक्स जो है डिस्कस करूंगा इससे अगली वाली क्लास में। तो आप लोग घबराइएगा मत, राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित सारी चीजें डिस्कस होंगी कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है, किसमें कौन सा जीव पाया जाता है और उसकी विशेषता क्या है। इन सभी चीजों को इसके जस्ट अगले वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए। ठीक है, तो चलिए आइए हम थोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्यों की तरफ आगे बढ़ चलते हैं। तो हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, इन्हें हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहते हैं। और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर भी राष्ट्रीय उद्यानों जैसी तस्वीर देखने को आपको मिल रही है। इसमें थोड़ा बहुत अंतर होता है, वो अंतर मैं आपको विस्तार पूर्वक नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यानों में बेसिक अंतर क्या होता है। सबसे पहले आप वन्यजीव अभ्यारण्यों को बस समझते हुए चलिए। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा है 18, इसके अनुसार जो राज्य सरकार होती है उसको ये शक्ति प्राप्त है कि वह किसी भी क्षेत्र को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित कर सकती है यदि वह इस क्षेत्र के अंदर वन्यजीवों के संरक्षण के लिए उपयुक्त स्थितियां पाती है, तो ध्यान में रखिएगा। इसके लिए दोस्तों सरकार अधिसूचना जारी करती है और भूमि के अधिकारों का निर्धारण भी किया जाता है। तो आई होप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आप समझ गए होंगे, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यानों को भी राज्य सरकार घोषित करने की शक्ति रखता है और वन्यजीव अभ्यारण्यों को भी घोषित करने की शक्ति राज्यों के पास ही है। ठीक है दोस्तों, इस अभ्यारण्य क्षेत्र में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, यानी कि क्या वर्जित है, ध्यान में रखिएगा।
तो इसमें शिकार, मछली पकड़ना, वृक्षों की कटाई, खनन आदि गतिविधियां सख्त रूप से निषेध है। ध्यान में रखिएगा, ये गतिविधियां आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर नहीं कर सकते। यहाँ क्या किया जा सकता है, केवल अनुसंधान, शिक्षा, फोटोग्राफी जैसे कार्यों के लिए राज्य सरकार की अनुमति के साथ भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर प्रवेश संभव है। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, राज्य सरकार जो है हमारी, वो आवश्यकता अनुसार अभ्यारण्य की सीमाओं में क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। ये पॉइंट याद रखिएगा, किंतु इसके लिए विधिवत प्रक्रिया अपनाई जाती है, इसके लिए विधिवत जो है कानून बनाए जाते हैं। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। आइए अब बढ़ चलते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित कुछ फैक्ट्स की तरफ। उससे पहले वन्यजीव अभ्यारण्यों से संबंधित कुछ और पॉइंट समझिए। तो इसमें आम नागरिकों का प्रवेश तभी संभव होता है जब राज्य सरकार क्या करती है, अनुमति देती है, यानी कि वहां का वन विभाग जब अनुमति दे। किसी भी प्रकार का व्यापारिक या पर्यटन हेतु प्रवेश जो है निषेध विशेष नियमों के तहत ही हो सकता है। ठीक है, व्यापारिक कार्यों और पर्यटन के लिए जब आप जाएंगे वन्यजीव अभ्यारण्यों में, तो आपको प्रवेश के लिए विशेष नियम लगाए जाएंगे, उसी के बाद आप यहाँ पर प्रवेश पा सकते हैं। अनुसंधानकर्ताओं, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ही नियमित रूप से यहाँ पर प्रवेश की अनुमति दी जाती है। यह क्षेत्र मानवीय गतिविधियों से सीमित रूप से मुक्त होते हैं ताकि जैव विविधता सुरक्षित रह सके। भारत में इसकी स्थापना आप सब जानते हैं किसके अंतर्गत की जाती है, मैं डिस्कस कर चुका हूं। दोस्तों, पीटी फैक्ट ये है कि भारत में अभी तक 573 वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित किए गए हैं, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.76% हिस्सा कवर करते हैं। और दोस्तों, वर्तमान में भारत के अंदर वन्य जीव अभ्यारण्यों के साथ साथ 72 पक्षी अभ्यारण्य भी बनाए गए हैं, जो कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। तो पक्षी अभ्यारण्य जितने हैं भारत में, कुछ महत्वपूर्ण उनकी भी इंडेक्स हम अगली क्लास में प्रोवाइड जरूर कराएंगे। साथ ही दोस्तों, कुछ पीटी फैक्ट और समझिए कि सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य आपको याद रखना चाहिए, तो रन ऑफ कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गुजरात में स्थित है। कच्छ का रण वो भारत का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसका क्षेत्रफल यहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है, और पहला घोषित वन्यजीव अभ्यारण्य भी आपको याद रखना चाहिए, ये वेदाताल अभ्यारण्य था। 1936 में केरल के अंदर इसे जो है स्थापित किया गया। भारत का पहला घोषित वन्यजीव अभ्यारण्य यही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। क्लास में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों हम कि हमारा जो पारिस्थितिक संवेदनशील जोन यानी इको सेंसिटिव जोन जो है वो क्या होता है, थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे इको सेंसिटिव जोन की। ठीक है, इको सेंसिटिव जोन क्यों बनाए जाते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है, सभी कुछ आपसे यहाँ पर विस्तार पूर्वक डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। आप इसे ESZ बोल सकते हैं, इको सेंसिटिव जोन, पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन। ठीक है दोस्तों, पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन जो होता है, ऐसा क्षेत्र होता है जो संरक्षित क्षेत्रों जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास स्थित होता है, ध्यान में रखिएगा, और पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इको सेंसिटिव जोन यानी कि पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन। ठीक है, अब इनका उद्देश्य क्या होता है इको सेंसिटिव जोन्स का, तो ये जैव विविधता की रक्षा करना, मानवीय गतिविधियों को नियंत्रित कर पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखने के लिए हम इको सेंसिटिव जोन की अवधारणा को अपनाते हैं। दोस्तों, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार इन क्षेत्रों की अधिसूचना जारी करता है, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इको सेंसिटिव जोन के संबंध में। ये जोन दोस्तों जैव विविधता की रक्षा करते हैं, दुर्लभ प्रजातियां भी इनमें सुरक्षित रहती हैं, साथ ही औद्योगिकीकरण, अवैध निर्माण पर रोक रहता है। ठीक है, इन इको सेंसिटिव जोन्स के अंदर, साथ ही जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में भी इको सेंसिटिव जोन सहायक होते हैं। ठीक है, और ये दोस्तों स्थायी विकास को प्रोत्साहित करते हैं, जिसमें स्थानीय समुदायों को भी क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार पारिस्थितिक संवेदनशील जो जोन है वो प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बीच एक संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है। और ये दोस्तों जो है इसका मेन उद्देश्य ही होता है उस क्षेत्र में विकास कार्यक्रम के कारण जो हो रहा ह्रास है उसको कम करने के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर का निर्माण करना होता है।
ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों जो ESZ होता है वो उस क्षेत्र के आसपास के कितने 10 किलोमीटर तक एरिया में फैला होता है, ध्यान में रखिएगा। 10 किलोमीटर तक का एरिया जो है इको सेंसिटिव जोन माना जाता है, तो ये चीज आप मुख्य रूप से ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों हमारी नेक्स्ट जो विधि है पर्यावरण यानी कि जैव विविधता के संरक्षण की, वो है पवित्र उपवन, स्कैड ग्रोव्स। ये क्या होते हैं? तो ये दोस्तों भारत की पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ध्यान में रखिएगा। पारंपरिक और सांस्कृतिक विरासत, इन दोनों शब्दों को ध्यान में रखिएगा। इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये वे प्राकृतिक स्थल होते हैं जिन्हें स्थानीय समुदायों द्वारा धार्मिक या सांस्कृतिक मान्यताओं के तहत संरक्षित किया जाता है। स्थानीय समुदायों द्वारा, ये चीज आप महत्वपूर्ण रूप से ध्यान में रखिएगा। पवित्र उपवनों पर पारंपरिक इनका महत्व होता है, सांस्कृतिक महत्व होता है। प्राकृतिक स्थल होते हैं जिन्हें स्थानीय जो वहां के समुदाय होते हैं वो अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के हिसाब से इन वनों को संरक्षित करके रखते हैं। आई होप आपको पवित्र उपवन समझ में आया होगा। पवित्र उपवन वे वन क्षेत्र होते हैं जिन्हें किसी देवता, पूर्वज या पवित्र आत्मा को क्या किया जाता है? समर्पित मान करके संरक्षित किया जाता है। ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। इन वन क्षेत्रों के अंदर वृक्षों की कटाई, शिकार, खेती आदि पर क्या किया जाता है? रोक लगा दिया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? रोक लगा दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस पर रोक लगा दिया जाता है जिससे जैव विविधता क्या हो? सुरक्षित हो सके। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो पवित्र उपवन क्या है? वे क्षेत्र होते हैं जिन्हें लोगों की आस्था और उनके प्राकृतिक लगाव के कारण इन क्षेत्रों को क्या करते हैं? वो संरक्षित करके रखते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे, स्थानीय लोगों द्वारा संरक्षित किया जाता है। अब इस पवित्र उपवन का महत्व क्या है? तो दोस्तों पर्यावरणीय महत्व है। ये छोटे बायोस्फीयर रिजर्व की तरह काम करते हैं। जल स्रोत संरक्षण होता है। ये कई उपवनों में झरने और नदियां या जल स्रोत होते हैं। संस्कृति का संरक्षण करते हैं, जो हमारी लोक मान्यताएं होती हैं, परंपरा होती है, उसका संरक्षण होता है। साथ ही प्राकृतिक प्रयोगशाला के रूप में पारंपरिक ज्ञान के अध्ययन के लिए भी ये स्थल क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और दोस्तों पवित्र उपवनों को क्या है? खतरा भी है। पवित्र उपवनों को खतरा कहाँ है? पवित्र उपवनों को जो है खतरा 2-3 पॉइंट में समझ लेते हैं। खतरा क्या है? खतरा क्या है? तो खतरा दोस्तों पहला है आपका निर्वनीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? निर्वनीकरण हो रहा है। वनों को हम क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं, निर्वनीकरण हो रहा है। और दूसरा क्या हो रहा है दोस्तों? कृषि के लिए जंगली भूमि को कृषि क्षेत्र के में परिवर्तित किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में क्या हो रहा है? परिवर्तन। ठीक है, इन क्षेत्रों का कृषि क्षेत्र में परिवर्तन हो जा रहा है। ये भी एक महत्वपूर्ण रूप से पवित्र उपवनों को खतरा है। फिर आक्रामक प्रजातियां आ जा रही हैं। ठीक है, आक्रामक प्रजातियों से खतरा है इन वनों को, वो चाहे वृक्षों की प्रजातियां हो या जीवों की प्रजातियां हो। ठीक है, और साथ ही दोस्तों आवास का विखंडन हो रहा है, जो हमने अभी तक कम से कम 100-150 बार जो है समझा होगा कि आवास को क्या हो रहा है? विखंडन हो रहा है। पेन थोड़ी सी कम चल रही है, ये थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आवास का विखंडन हो रहा है। ऐसे ही भूमि उत्खनन किया जा रहा है और साथ ही विकास से संबंधित जो गतिविधियां हैं वो सभी पवित्र उपवनों को के लिए एक खतरा साबित हो रही है। ठीक है, तो पवित्र उपवनों से संबंधित जो महत्वपूर्ण कंटेंट है वो हमने आपको बता दिया। साथ ही जो है पवित्र उपवन दोस्तों आधुनिक संरक्षण नीतियों में इनका समावेश यदि आप करते हैं तो इन्हें बचाया जा सकता है। अब दोस्तों पीटी फैक्ट के लिए इंपॉर्टेंट ये है, भारत के क्षेत्रों में पवित्र उपवन पाए जाते हैं। खासकर हम उत्तर पूर्वी क्षेत्र का हिमालय रीजन जब देखेंगे तो यहाँ पर स्थानिक वृक्ष की एक प्रजाति पाई जाती है जिसका नाम है एसर लेविगेटम। साथ ही कुछ और प्रजातियां पाई जाती हैं जैसे डिमिकार्पस, रेसिमोसस, साइट्रस लैटिपेस, और भी जैसे पश्चिमी घाट में डायस्पोराइसिस प्रूडियंस प्रजाति पाई जाती है। नीलगिरी फ्लाई कैप्चर पाया जाता है।
मोलस्क पाए जाते हैं, बहुत सारी प्रजातियां। तो मुख्य रूप से भारत के उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र और पश्चिमी घाट के रीजन में पवित्र उपवन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। वैसे तो भारत के तमाम राज्यों में पवित्र उपवन है और उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, इसलिए यहाँ हमने आपके लिए एक लिस्ट प्रोवाइड कराई है। राज्यों का नाम, स्थानीय नाम, वहां पर पवित्र उपवनों को क्या कहते हैं, प्रमुख क्षेत्र और उनकी विशेषताएं क्या है, उनकी एक लिस्ट है, आप देख लीजिए। पवित्र उपवनों को महाराष्ट्र में देवराई कहते हैं, पश्चिमी घाट और रायगढ़, सतारा जैसे क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। और ये इनकी विशेषता क्या है, ये आप लोग खुद पढ़िए। कर्नाटक में इन्हें क्या कहा जाता है, देबारा काडू। केरल में इन्हें कहा जाता है सर्पकारु, ठीक है। केरल में काऊ या सारा काऊ भी इनको आप कह सकते हैं, ठीक है। मालाबार तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, नाग देवता की पूजा होती है, सर्प संरक्षण और महिलाओं की जो है इस पूजा में विशेष भूमिका होती है। मेघालय में जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि मेघालय के अंदर जो है ये पवित्र उपवनों को क्या कहा जाता है, लव के पौड़ और खासी पहाड़ियों के रीजन में पाए जाते हैं। साथ ही राजस्थान में इंपॉर्टेंट है, इनको हम ओरांस क्रेनक्रिस भी कहते हैं। ओरांस के साथ साथ आप इन्हें क्या कहते हैं, क्रेन क्रिस, ठीक है, क्या कहते हैं, क्रेन क्रिस भी कहते हैं राजस्थान वाले एरिया में इनको, और जोग माया भी कहा जाता है इन्हें राजस्थान वाले एरिया में, ठीक है। और साथ ही दोस्तों हिमाचल प्रदेश में देववन कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है दोस्तों पवित्र उपवनों को देववन कहा जाता है, कुल्लू और मंडी वाले रीजन में। उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है पवित्र उपवनों के लिहाज से, यहाँ पर इन्हें जहीर थान सरना कहा जाता है। मयूरभंज और क्योंझर जिले उड़ीसा के इसमें शामिल है। मध्य प्रदेश के अंदर पवित्र उपवनों को इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के अंदर पवित्र उपवनों को दोस्तों सरना स्थल कहा जाता है। बस्तर और मंडला जैसे रीजन में यहाँ पर गोंड और बैगा जनजातियों द्वारा ये जो पवित्र उपवन है पूजनीय माने जाते हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ के अंदर इंपॉर्टेंट होगा, छत्तीसगढ़ के अंदर दोस्तों इन वनों को सरना या देवगुड़ी कहा जाता है, कांकेर और दंतेवाड़ा वाले रीजन में। उत्तराखंड में देवस्थल, चमोली और टिहरी रीजन में कहा जाता है इन पवित्र उपवनों को। तो आई होप आप पवित्र उपवनों की बात बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे कि पवित्र उपवन आखिर क्या होते हैं, उनको खतरा क्या है, उनके संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और हम समझेंगे संरक्षित जो समुद्री क्षेत्र होते हैं, मरीन प्रोटेक्टेड एरिया, ये कौन कौन से एरियाज होते हैं, ये क्यों जरूरी है, इसको थोड़ा सा समझते हुए आगे बढ़िए। ये भारत में जैव विविधता के संरक्षण की स्वस्थानीय पद्धति है, इन सीटू संरक्षण की पद्धति है, ठीक है। इसको समझिए दोस्तों, ये विशिष्ट समुद्री या तटीय क्षेत्र होते हैं, समुद्री संरक्षित क्षेत्र, जिन्हें जैव विविधता की रक्षा, मछलियों की प्रजातियों के संरक्षण, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के सतत विकास के लिए इन्हें क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। साथ ही इन क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों जैसे मछली पकड़ना, खनन, पर्यटन आदि पर आंशिक या पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ताकि प्राकृतिक समुद्री संसाधनों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सके। भारत में दोस्तों समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 के तहत की जाती है, ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों भारत के 3 ओर समुद्र से घिरे होने के कारण यहाँ विशाल समुद्री जैव विविधता पाई जाती है, जिसमें प्रवाल भित्तियां, समुद्री घास के मैदान, मैंग्रोव और दुर्लभ समुद्री प्रजातियां भी पाई जाती हैं। और इन क्षेत्रों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि समुद्री प्रदूषण, अत्यधिक मछली का पकड़ना, जलवायु परिवर्तन से ये क्षेत्र पारिस्थितिकी जो है इन क्षेत्रों की खतरे में पड़ रही है। दोस्तों समुद्री संरक्षित क्षेत्र न केवल समुद्री जीवन की रक्षा करते हैं, बल्कि स्थानीय समुदायों के लिए सतत आजीविका के साधन भी प्रदान करते हैं। इनका प्रभावी प्रबंधन और संवर्धन जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक है। तो आई होप आपको समुद्री संरक्षित एरिया जो है वो बहुत अच्छे से, बड़े प्यार से, बड़े बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। अब दोस्तों कुछ समुद्री संरक्षित एरिया जो महत्वपूर्ण है भारत के लिहाज से, उनकी बात जो है थोड़ा सा कर लेते हैं, 4-5 एरियाज की। और इनमें सबसे पहला एरिया जो है हम लेते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री पार्क, यानी कि हमारा महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क जो है अंडमान निकोबार के अंदर। इसको देखते हैं, ये तस्वीर आपके एंट्री गेट की यहाँ पर दिख रही है। ये पार्क दोस्तों किस क्षेत्र में है, वंडूर क्षेत्र में। कोरल रीफ, मैंग्रोव, समुद्री घास
क्षेत्र, समुद्री कछुए और डुगोंग जिसे हम समुद्री गाय कहते हैं, और अनेक प्रकार की रंग बिरंगी मछलियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं। साथ ही इस उद्यान को कितने भागों में बांटा गया है? 2। इनको क्या क्या कहा जाता है? पहले भाग को जोलोटिन और दूसरे भाग को कहा जाता है बफेलो वेला। ठीक है, समुद्री जो हमारा महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है उसे 2 भागों में बांटा गया है, ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर कुछ प्रमुख द्वीप हैं, जॉलीबुआ, रेड स्किन, चिड़िया टापू। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट है, हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ ले, तो इन टापुओं को आप लोग जरूर याद रखेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा है मरीन नेशनल पार्क। ये जामनगर गुजरात के अंदर है। ठीक है, मरीन नेशनल पार्क, और ये दोस्तों भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है जो अरब सागर में स्थित है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो कि अरब सागर वाले एरिया के अंदर आता है। और यहाँ पर दोस्तों कोरल रीफ, आयस्टर, जेलीफिश, सी अमीमोन्स और विभिन्न प्रकार की मछलियां पाई जाती है। पोरबंदर के पास स्थित खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य इसके समीप स्थित है। और खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य को क्या किया गया? आर्द्र भूमि बनाया गया है। ध्यान में रखिएगा, खिजड़िया को आर्द्र भूमि घोषित किया गया है, ध्यान में रखेंगे, गुजरात की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा। एंड नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं, जिनमें हमारा गल्फ ऑफ मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो तमिलनाडु में है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मन्नार की खाड़ी का राष्ट्रीय उद्यान, ये भारत का पहला समुद्री जैव आरक्षित क्षेत्र है। जो हमारा जामनगर मरीन वाला है ये भारत का पहला अरब सागर में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान था, लेकिन ये हमारा गल्फ ऑफ मन्नार का जो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत का पहला समुद्री जैव आरक्षित क्षेत्र है। इसमें कितने द्वीप शामिल हैं? 21। यह क्षेत्र कोरल रीफ, समुद्री घास और मैंग्रोव वन से क्या है? भरपूर है। यहाँ पर मैंग्रोव वन भी आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर डुगोंग की प्रजाति जिसे हम समुद्री गाय भी बोलते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ समुद्री गाय क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये समुद्र के अंदर जो घासें होती है उसको खाता है, शाकाहारी होता है, इसलिए इसको समुद्री गाय बोलते हैं। और डुगोंग को मैंने बाकायदा IUCN की जो लिस्ट शेयर की थी उस लिस्ट के अंदर डुगोंग के बारे में चित्र सहित मैंने बातचीत की है, इसके पिछले वीडियो में जाकर के आप देख लीजिए। डॉल्फिन और समुद्री कछुए, सी कुकुम्बर और शार्क वगैरह जो है कि गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पाई जाती हैं। ये एक समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान में रखेंगे। और नेक्स्ट है हमारा गहीर माथा समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गहीर माथा एक चीज के लिए बहुत फेमस है, वो है किस चीज के लिए? ये अरीबाडा है। किस चीज का? ओलिव रिडले कछुओं का। तो उड़ीसा राज्य के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है। ये भारत का एकमात्र समुद्री अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। विशेष रूप से किसके लिए? ऑलिव रिडले कछुओं के संरक्षण के लिए ये प्रसिद्ध है, ध्यान में रखेंगे। और प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में ये कछुए यहाँ पर अंडे देने के लिए आते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? अरीबाडा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। तो समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम बोटेनिकल गार्डन यानी कि वनस्पति उद्यान की तरफ और देखते हैं। दोस्तों आपने टीवी उवी में देखा होगा कि जहां बड़े बड़े फिल्मों के गाने शूट होते हैं वो इस तरह के रंग बिरंगे फूल के गार्डन होते हैं। ठीक है, ये बोटेनिकल गार्डन है। ये बोटेनिकल गार्डन ही होते हैं जहां पर शूटिंग वगैरह होती है, जहां पर आपको रंग बिरंगे फूल दिख सकते हैं। अच्छा, क्या आपके स्मृति में कोई ऐसी फिल्म या कोई फिल्म का गाना आ रहा है जहां पर वो गाना बोटेनिकल गार्डन में शूट हुआ हो? तो मैं आपको बता देता हूँ। एक धड़कन मूवी का भी गाना है बोटेनिकल गार्डन के अंदर। साथ ही हीना मूवी जो बहुत पुरानी मूवी है, ऋषि कपूर की फिल्म है, ठीक है, वहां पर जो है कि बोटेनिकल गार्डन की तस्वीर कई गानों में दिखाई गई है। और भी कई गाने आपने देखे होंगे जो बोटेनिकल गार्डन में शूट होते हैं। तो आई होप आपके मेमोरी के अंदर बोटेनिकल गार्डन जरूर आया होगा, और नहीं भी आया तो इस तस्वीर से आपको थोड़ा सा समझने में आसान होगा। तो ये बोटेनिकल गार्डन ऐसा राष्ट्रीय उद्यान ऐसा उद्यान होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधों की प्रजातियां व्यवस्थित तरीके से उगाई जाती हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये एकदम व्यवस्थित तरीके से उगाई जाती हैं और उनका क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है। इन गार्डन में न केवल औषधीय, खाद्य और औद्योगिक पौधों की प्रजातियां होती हैं, बल्कि यह शैक्षिक उद्देश्य से भी स्थापित किए जाते हैं बोटेनिकल गार्डन्स। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जहां पर शोध होता है, पौधों की पहचान, संरक्षण और बायोडाइवर्सिटी पर कार्य किया जाता है। दोस्तों बोटेनिकल गार्डन का मुख्य उद्देश्य होता है पौधों का संरक्षण, उनके विविधतापूर्ण रूपों का अध्ययन और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखना।
ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान में रखेंगे आप। यहाँ पर दुर्लभ, संकटग्रस्त और स्थानिक पौधों की प्रजातियां विशेष रूप से संरक्षित की जाती हैं। और भारत का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन आपको ध्यान में रखना चाहिए, सबसे पुराना जो बोटेनिकल गार्डन है वो आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन है, हावड़ा, कोलकाता में, जिसे 1787 में स्थापित किया गया था। और भारत का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन आपको याद रखना चाहिए, आचार्य जेसी बोस बोटेनिकल गार्डन, हावड़ा ही है। ये जो है यही बोटेनिकल गार्डन सबसे बड़ा भी है। और बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय आप लोगों को याद रखना चाहिए, ये भी कोलकाता के, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ही पड़ता है। तो आई होप बोटेनिकल गार्डन आपने अच्छे से देख लिया, और तस्वीरों के माध्यम से हमने कुछ फिल्मों और कहानियों की भी चर्चा कर ली बोटेनिकल गार्डन से रिलेटेड। अब दोस्तों आएंगे जू, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर आप सब गए होंगे। चिड़ियाघर हमारे लिए पशु पक्षियों और विभिन्न जीव जंतुओं, जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स होते हैं, उनको देखने के लिए बहुत अच्छा स्पॉट्स होता है। वो वहां पर हम अपने बच्चों को भी ले जा करके, ठीक है, आराम से जो है वन्य जीवों के उनको दीदार करा देते हैं, ठीक है, जो कि शहरी क्षेत्रों में अधिकांश आपको देखने को मिलेंगे जू, ठीक है, बड़े बड़े क्षेत्रों में, चाहे वो राष्ट्रीय जू हो, नेशनल जूलॉजिकल गार्डन दिल्ली, या फिर लखनऊ, या फिर मतलब लगभग प्रत्येक शहर में ही जू होता है, कुछ शहरों में नहीं होता, लेकिन फिलहाल जू से सभी लोग परिचित हैं। जू को थोड़ा चिड़ियाघर को समझते हैं शब्दों में, तो चिड़ियाघर जीवों के संरक्षण के लिए विभिन्न कानूनी प्रावधान करता है। इनका उद्देश्य वन्य जीवों को संरक्षण, उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा, प्रजनन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रजातियों की स्थिरता सुनिश्चित की जाती है। इसको आप शब्द दे दीजिएगा, ठीक है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कानूनी ढांचा है, जो चिड़ियाघरों और वन्य जीवों के संरक्षण को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इस अधिनियम के तहत जो है चिड़ियाघरों में जीवों को बनाए रखने, प्रजनन करने और उनके संरक्षण के लिए विशेष दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, ठीक है। तो आई होप चिड़ियाघर आप लोग सभी देखे होंगे। चिड़ियाघरों से रिलेटेड बस इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए, बस इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। अब केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण जो है, सेंट्रल जूलॉजिकल अथॉरिटी क्या है, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। इसकी स्थापना हुई 1992 में। ये जो है चिड़ियाघरों के संचालन और उनके विकास के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। इनका मुख्य उद्देश्य होता है चिड़ियाघरों में जीवों के पालन पोषण के लिए मानक निर्धारित करना, निरीक्षण करना, और यह सुनिश्चित करना कि चिड़ियाघरों में जीवों को जो है उचित देखभाल मिल रही है या नहीं, ध्यान में रखेंगे। जो हमारा जूलॉजिकल अथॉरिटी है, ये सुनिश्चित करती है कि चिड़ियाघर जीवों के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करें, उनको शारीरिक और मानसिक भलाई का भी, उनका मेंटल हेल्थ का भी ध्यान में रखा जाए जीवों के। और जो चिड़ियाघर प्राधिकरण है, उसके दिशा निर्देशों में चिड़ियाघरों को प्रकृति के अधिक निकटतम वातावरण प्रदान करने, प्रजनन कार्यक्रमों को सलाह देने, वन्य जीवों की शिक्षा, जागरूकता अभियानों के आयोजन करने की ये सलाह देता है। इसके अलावा जो है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण यह सुनिश्चित करता है कि चिड़ियाघरों में अवैध रूप से पकड़े गए या तस्करी किए गए जानवरों को न रखा जाए, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है, और उनका उचित पुनर्वास किया जाए। अब ध्यान में रखेंगे कुछ पीटी फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। पीटी फैक्ट्स क्या है, भारत का पहला चिड़ियाघर अलीपुर चिड़ियाघर कोलकाता 1876 में स्थापित हुआ। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश में है, अरण्य चिड़ियाघर है। राष्ट्रीय चिड़ियाघर जो नेशनल जूलॉजिकल पार्क है, वो दिल्ली में स्थित है। उसकी स्थापना 1959 में हुई थी। जो लोग दिल्ली में रहते होंगे वो जरूर नेशनल जूलॉजिकल गार्डन या पार्क गए होंगे। दोस्तों इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क कहां पर है, इंपॉर्टेंट है, विशाखापट्टनम में है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, ठीक है। तो आई होप आपको चिड़ियाघर भी और केंद्रीय जो जूलॉजिकल प्राधिकरण है वो भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब आइए जो है कि बाह्य स्थानीय संरक्षण की एक महत्वपूर्ण विधि को डिस्कस करते हैं। हम जीन बैंक, बीज बैंक को नहीं डिस्कस करेंगे, बाह्य स्थानीय संरक्षण की एक विधि है, लेकिन हमने क्रायो प्रिजर्वेशन को थोड़ा सा जरूर देखेंगे। उससे पहले हमने बॉटेनिकल गार्डन वगैरह बाह्य स्थानीय पद्धति में डिस्कस किया है हालांकि, लेकिन हम क्रायो प्रिजर्वेशन को इसलिए देखेंगे, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म है, एग्जाम में आता रहता है। क्रायो प्रिजर्वेशन को बहुत अच्छे से आप तब समझ पाएंगे जब इस चित्र को आप थोड़ा सा समझेंगे, और चित्र को समझते हुए जब मैं आपको कंटेंट पढ़ के समझाऊंगा तो थोड़ा सा और बेहतर तरीके से आपको समझ आएगा। तो इसको देखिएगा,
क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है? ये ऐसी तकनीक है जिसमें जैविक कोशिकाओं, ऊतकों, बीजों, भ्रूण, वीर्य, अंडाणुओं आदि को क्या किया जाता है? अत्यंत निम्न ताप पर, आमतौर पर -96 डिग्री सेल्सियस द्रव नाइट्रोजन, तरल नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। क्यों किया जाता है? ताकि उनकी जैविक क्रियाएं रुक जाएं, वे लंबे समय तक बिना क्षतिग्रस्त हुए क्या हों? सुरक्षित रहें। यदि दोस्तों खुले में रहता है जो है जीव या कोई चीज, ठीक है, कोई पदार्थ, तो उसमें क्या होता है? जैविक क्रिया होती है। लेकिन यदि हम विशेष रूप से इसे संरक्षित करते हैं, ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, तो वो बिना क्षतिग्रस्त हुए लंबे समय तक जीवित रहता है, क्योंकि जैविक क्रियाएं रुक जाती हैं। ठीक है, ये तकनीक दोस्तों जैव विविधता संरक्षण में काफी सहायक है। दुर्लभ या लुप्तप्राय प्रजातियों के प्रजनन के लिए ये बहुत उपयोगी तकनीक है। ठीक है, इनफर्टिलिटी उपचार जैसे आईवीएफ में इसका व्यापक उपयोग किया जाता है, जिसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, कैंसर रोगियों के लिए कीमोथेरेपी से पहले उनकी प्रजनन क्षमता सुरक्षित रखने में ये क्रायो प्रिजर्वेशन भी सहायक होता है। साथ ही कृषि व पशुपालन में उच्च गुणवत्ता वाले जीन संरक्षित करने के लिए भी क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार दोस्तों क्रायो प्रिजर्वेशन कई कामों में यूज होता है। जैव विविधता संरक्षण, चिकित्सा, कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी तकनीक के रूप में ये उभर करके सामने आई है। तो आप लोग क्रायो प्रिजर्वेशन को जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा बायोस्फीयर रिजर्व की तरफ आगे बढ़ेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व को समझने से पहले बायोस्फीयर रिजर्व की उत्पत्ति कहां से हुई उसको समझना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। तो आइए समझते हैं मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम, जिसे हम मैब प्रोग्राम कहते हैं। क्या है मैब प्रोग्राम? तो मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम दोस्तों यूनेस्को द्वारा 1971 में प्रारंभ किया गया। कब? 1971 में। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। ये एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक कार्यक्रम है, ध्यान में रखेंगे। यूनेस्को ने शुरू किया मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम कब? सन 1971 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इस मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम का उद्देश्य आप लोगों को ध्यान में रखना है। मानव और प्रकृति के बीच संतुलित संबंध को प्रोत्साहित करता है। यह कार्यक्रम सतत विकास, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसकी दिशा में जैव विविधता संरक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान, स्थानीय समुदायों की सहभागिता को एकीकृत करने का प्रयास करता है। मैप कार्यक्रम के अंतर्गत दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए जाते हैं, ठीक है, जिनकी आगे हम चर्चा करने वाले हैं, जो अनुसंधान, शिक्षा, संरक्षण के लिए प्रयोगशालाओं की भांति कार्य करते हैं। मैप कार्यक्रम दोस्तों मानव और प्रकृति के मध्य संतुलन बनाए रखने के लिए एक प्रभावी वैश्विक पहल है, जो संरक्षण, शिक्षा, शोध और सतत विकास को एकीकृत करने का कार्य किया जाता है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंदर। तो आई होप मैप प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैप प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण बातें देखिए दोस्तों। इसका कार्य और उद्देश्य, थोड़ा इसको हम डिस्क्रिप्टिव डिस्कस कर रहे हैं इसलिए क्योंकि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम आपके यूपीएससी और पीसीएस के मेंस एग्जाम के अंदर पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो इसके उद्देश्य और कार्य याद रखेंगे। इसके प्रमुख जो कार्य हैं वो पृथ्वी की जैव विविधता को सुरक्षित रखना, जिससे क्या हो, पारिस्थितिक संतुलन बना रहे। इसमें स्थानीय जनजातियों और ग्रामीण समुदायों की सहभागिता पर क्या किया जाता है, विशेष जोर दिया जाता है, ताकि पारंपरिक ज्ञान को संरक्षण के साथ जोड़ा जा सके। बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे मॉडल क्षेत्र होते हैं जहां पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक विकास के प्रयास भी किए जाते हैं। यह कार्यक्रम दोस्तों वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और छात्रों को एक साथ लाकर जैव मंडल संबंधी अनुसंधान और शिक्षा को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। ये एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क भी तैयार करता है, जिससे विभिन्न देशों के अनुभवों और तकनीकों का आदान प्रदान किया जा सके। तो दोस्तों मेरे ख्याल से मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है अभी तक कवर हो चुके होंगे। आप अच्छे से मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम को समझ चुके होंगे। आइए थोड़ा मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम को
आगे बढ़ाते हुए अब जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए जाते हैं उनको देखते हैं। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या हैं, सबसे पहले आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो है क्या चीज, ये किस जो है चीज का नाम है बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों, यहाँ पर पहले तो सबसे पहले आप बायोस्फीयर ही समझ लीजिए इस चित्र के माध्यम से, रिजर्व आप बाद में समझिएगा। बायोस्फीयर क्या होता है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फीयर, यानी कि जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल के बीच का जो मंडल होता है वो होता है जैव मंडल, यानी कि बायोस्फीयर। तो इसको हम बायोस्फीयर रिजर्व कैसे समझेंगे, तो जैव मंडल रिजर्व भी आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि कोई ऐसा स्थान जो एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर के बीच का क्षेत्र हो जहां जैव विविधता काफी रिच होती है, वो क्षेत्र होता है बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल रिजर्व। ये क्या है, संरक्षित क्षेत्र है। जैव विविधता के संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन और सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल रिजर्व स्थापित किए जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। ये क्षेत्र दोस्तों मानव और प्रकृति के बीच क्या करते हैं, संतुलन बनाए रखते हैं। अनुसंधान, शिक्षा और पारिस्थितिक सेवाओं के लिए क्या होते हैं, आदर्श होते हैं। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करने की शक्ति किसको है, भारत सरकार के पास। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य बनाने की शक्ति किसके पास है, राज्य सरकारों के पास। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करने की शक्ति भारत सरकार के पास होती है, यानी कि केंद्र सरकार के पास। यह कार्य पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों यह योजना 1986 में शुरू की गई, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व योजना जो है 1986 में शुरू की गई। इसे यूनेस्को की मानव एवं जीव मंडल यानी कि मैब प्रोग्राम की योजना से जोड़ा गया है, क्योंकि मैब के अंतर्गत ही आपने पढ़ा कि मैब प्रोग्राम के तहत ही बायोस्फीयर रिजर्वों की स्थापना की जाती है, ठीक है। अब भारत की बात करें तो भारत में कुल मिलाकर दोस्तों 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। 2024 तक की बात की जा रही है, हालांकि 2025 में भी 18 ही बायोस्फीयर रिजर्व बने हुए। इनमें से 12 को यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि WNBR में भी शामिल किया गया है, ठीक है। तो आइए बायोस्फीयर रिजर्व को थोड़ा सा और समझें। तो दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व को मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में डिवाइड किया जाता है। चित्र में देखिए, मान लीजिए ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है और इसे 3 क्षेत्रों में हम डिवाइड करेंगे। कौन कौन क्षेत्र, पहला होता है हमारा कोर जोन। कोर जोन जो पूरी तरह से संरक्षित होता है, ये वाला जो है एरिया आपका क्या है, कोर है, ध्यान में रखेंगे कोर है, ठीक है। कोर जोन किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियां वर्जित होती हैं, केवल क्या हो सकता है, अनुसंधान हो सकता है। एंड नेक्स्ट जोन होता है बफर जोन, जो हमारा दूसरा जोन होता है। बफर आप सब जानते हैं, सीमित अनुसंधान, शिक्षा, पारिस्थितिक पर्यटन की अनुमति, सतत विकास की गतिविधियां बफर जोन में की जाती है। बफर जोन कौन सा होता है, आप नीले वाले को बफर जोन कह सकते हैं। बफर स्टेट क्या होता है, 2 क्षेत्रों के बीच का स्थान होता है, जैसे कि कोर और ट्रांजिशन जोन के बीच का जो क्षेत्र होता है वो होता है क्या बोलते हैं, बफर जोन। एंड तीसरा हमारा जोन जो आता है वो होता है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन यानी कि संक्रमण क्षेत्र। ये क्या होता है, ये मानवीय बस्तियों और खेती, पशुपालन और सतत आर्थिक गतिविधियां और स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है हमारा ट्रांजिशन जोन। ये 3 क्षेत्रों में डिवाइड होता है, 3 जोन होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। कोर जोन में प्रवेश की अनुमति पर रोक होती है, लेकिन वैज्ञानिक गतिविधि हो सकती है। बफर में सीमित अनुमति के साथ गतिविधियां हो सकती है। ट्रांजिशन जोन में आमजन, पर्यटक और स्थानीय निवासी रह सकते हैं, वह गतिविधियां कर सकते हैं। सभी गतिविधियां पर्यावरणीय दिशा निर्देशों के अनुसार ही संचालित होती हैं। तो आई होप आपको बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो 3 मुख्य क्षेत्र होते हैं बहुत अच्छे से चित्र के माध्यम से समझ में आए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब थोड़ा सा समझेंगे कि भारत के अंदर जो
बायोस्फीयर रिजर्व है 18 के 18, वो कौन कौन से हैं, थोड़ा सा उनका नाम समझ लेते हैं। तो दोस्तों भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ऐसे संरक्षित क्षेत्र होते हैं जहां पर इकोसिस्टम को संरक्षित किया जाता है, प्रजातियों की विविधता का संरक्षण होता है, सतत विकास सुनिश्चित किया जाता है। ये क्षेत्र यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के तहत मान्यता प्राप्त होते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये आपकी सुविधा के लिए था, आप पढ़ सकते थे। कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व है भारत के अंदर। मैप के थ्रू आपको एक एक समझना चाहिए। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है पहला, शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। दूसरा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ। तीसरा कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, चौथा आपका हुआ दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, पांचवा हुआ आपका मानस बायोस्फीयर रिजर्व, छठा हुआ आपका डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, सातवां हुआ आपका नोकरेक मेघालय में बायोस्फीयर रिजर्व है, फिर आपका सुंदरवन आठवां हुआ, फिर नौवां सिमलीपाल है, 10वां आप शेषाचलम आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों को ले सकते हैं 10वां, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार को 11वां, 12वां को अगस्त्यामलाई और 13वां आपका है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, 14वां आप बोल सकते हैं ग्रेट रन ऑफ कच्छ, ठीक है, 14वां 14th, और 15वां है आपका पंचमढ़ी जो कि मध्य प्रदेश में है, और 16वां है पन्ना, ठीक है, 17वां है अचना कमार अमरकंटक, और 18वां है आपका जो है कि सिमलीपाल, ये 18वां, ठीक है। कुल 18 हो गए हैं। गिनने में अगर कुछ गलती रह गई हो तो आप लोग आराम से वीडियो पॉज करके गिन लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म समझते हैं। समुदाय आगार और संरक्षण आगार, ये क्या है? कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व, ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, इसको समझने का थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं। तो ये दोस्तों भारत में संरक्षित क्षेत्रों की दो श्रेणियां हैं, ध्यान में रखिएगा, जिन्हें भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 2002 के संशोधन द्वारा शामिल किया गया। इनका उद्देश्य स्थानीय समुदायों को संरक्षण प्रयासों में भागीदारी का अवसर देना होता है। तो आइए थोड़ा सा समुदाय आगार यानी कि कम्युनिटी रिजर्व को समझने का प्रयास करते हैं। ये क्या है? वे क्षेत्र हैं जो निजी भूमि या समुदाय की भूमि पर स्थित होते हैं और स्थानीय समुदाय की सहमति से घोषित किए जाते हैं, ठीक है। संबंधित राज्य सरकार, ग्राम सभा या समुदाय की सहमति प्राप्त होने पर अधिसूचना द्वारा इन्हें घोषित करती है। इसका प्रबंधन दोस्तों एक प्रबंधन कमेटी द्वारा किया जाता है, जिसमें समुदाय के ही सदस्य शामिल होते हैं। तो आई होप आपको समुदाय आगार बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आइए थोड़ा संरक्षण आगार को भी समझ लेते हैं, कंजर्वेशन रिजर्व को समझ लेते हैं। तो ये राज्य सरकार की भूमि होती है जो राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य के समीप या जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसकी घोषणा कौन करता है? राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से। इसका प्रबंधन इसमें स्थानीय हितधारकों की भागीदारी से ही इसका संरक्षण किया जा सकता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, इनके महत्व को एक एक करके पॉइंट में समझिए। तो ये स्थानीय समुदायों के संरक्षण को भागीदारी का अवसर प्रदान करते हैं, जैव विविधता, पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करते हैं। साथ ही मानव वन्यजीव संघर्ष को कम किया जा सकता है इससे, और लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण भी इससे संभव होता है। तो आई होप संरक्षण आगार और सामुदायिक आगार आपको बहुत अच्छे से डिटेलिंग में समझ आया होगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं राष्ट्रीय जैव मंडल आगार कार्यक्रम जो भारत का है, इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इसे कहते हैं नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। इसको समझिए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय जैव मंडल आगार कार्यक्रम की शुरुआत की थी 1986 में। इसका उद्देश्य था पारिस्थितिक तंत्रों, प्रजातियों और आनुवंशिक विविधता के संरक्षण को सुनिश्चित करना। यह कार्यक्रम यूनेस्को के मैब प्रोग्राम की तर्ज पर विकसित किया गया। इसका मूल लक्ष्य संतुलित पारिस्थितिक संरक्षण और सतत विकास है। इसका आशय है कि जैविक विविधता को संरक्षित करते हुए स्थानीय समुदायों की आजीविका और पारंपरिक ज्ञान का भी संरक्षण किया जाए। जैव मंडल आगार कार्यक्रम के अंतर्गत ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जैव मंडल आगार कार्यक्रम के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाता है, सतत विकास सुनिश्चित होता है, ठीक है, अनुसंधान और निगरानी का काम किया जाता है, शिक्षा और जागरूकता में इसका उपयोग हो सकता है, प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत का इससे संरक्षण भी होता है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब दोस्तों हम बहुत सारी जो प्रोजेक्ट्स हैं चलाए गए हैं उनको डिस्कस करेंगे, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर।
और ये प्रोजेक्ट टाइगर के बाद और भी गैंडा संरक्षण, हंगुल संरक्षण, मगरमच्छ संरक्षण, बहुत सारी परियोजना है। अब ये वीडियो हो गया है काफी लंबा, मैं यहाँ पर इस वीडियो को थोड़ा सा पूरा करना चाहूंगा। और ये जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर से है सेशन, वो हमारा नेक्स्ट यानी कि 12वीं वीडियो के अंदर हमारी बातचीत यहाँ से स्टार्ट होगी। आप जो है प्रोजेक्ट टाइगर नाम से ये पीपीटी जो है 12वीं क्लास के शुरुआत में देखेंगे और कल की क्लास हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक की जो भी हमारी क्लास रही आपको कैसी लगी, कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप समझ गए होंगे अभी तक की डिस्कशन के दौरान। तो इस वीडियो में हम यहीं पर रुकेंगे, नेक्स्ट वीडियो की शुरुआत हम प्रोजेक्ट टाइगर से करेंगे और भी जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जो भारत में जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है, वो सभी डिटेल में हमारी 12वीं वीडियो के अंदर डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर से हम 12वीं वीडियो की शुरुआत करेंगे और इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं यानी कि पूरा करते हैं। आपसे चाहेंगे इजाजत, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ चैनल और वीडियो दोनों शेयर कर दीजिए। और हाँ, नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है ना, वो आप ही के लिए होता है। आपकी प्रतिक्रिया इस क्लास के संबंध में कैसी है आप बताएं, इसीलिए हम जो है कि अपने कमेंट बॉक्स को हमेशा ओपन रखते हैं। आपको क्लास पसंद आया हो, कहीं कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो, कोई चीज हमने गलत बता दिया हो, ये सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में हमसे अपनी पूरी शिकायतें बताइए। क्लास अच्छी लगे तो थोड़ा अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। तो चलिए यहीं पर रुकेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम प्रोजेक्ट टाइगर से बातचीत की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।